Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 3, Block 3, MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क प्लेस हैरेसमेंट। वर्क प्लेस हैरेसमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, न्यूज़ में, मूवीज़ में दिखाया जाता है। अब हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है और किस किस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं कि ये हैरेसमेंट में आता है। इसमें हमें बताया गया है कि हैरेसमेंट वो एक्शन है जो किसी एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी किया जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉय को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है उस जगह पे काम करना। ऐसे अनवांटेड एक्शंस होते हैं, मतलब एम्प्लॉय नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो अनवांटेड एक्शन है। अनवांटेड एक्शंस जो है वो उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि वो डरेगा, उसको लगेगा कि लोग बड़े इनसेंसिटिव है उसकी तरफ, वर्किंग कंडीशंस जो है वो इनसेंसिटिव है, पीपल आर इनसेंसिटिव। तो अगर एम्प्लॉय को ऐसा फील होता है, और वो जो हैरेसमेंट है वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, रेस के बेसिस पे, जेंडर के, कल्चर, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस प्रेफरेंसेस, इनमें से किसी के बेसिस पे भी, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पता है तो उसके बेसिस पे भी हो सकता है। इट्स जस्ट पता चल जाता है लोगों के बिहेवियर से कि यह हमें उस पर्टिकुलर वे में, डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी होता है हैरेसमेंट। वो आपको नोटिस आप कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं किस बेसिस पे हुआ है। नाउ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ वर्क प्लेस हैरेसमेंट, आप कैसे पता लगाओगे कि हैरेसमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं जब भी एम्प्लॉय इस तरह का फील करता है कि उसके साथ अनवांटेड बिहेवियर हो रहा है और जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। नंबर 1 इज ऐसा कंडक्ट या एक्शन जो सुपरवाइजर या बॉस की साइड से आ रहा है या किसी और एम्प्लॉय की साइड से आ रहा है, जो ऑफेंसिव है एम्प्लॉय के लिए। ऐसा है जहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है और वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। दूसरा, अगर एम्प्लॉय कोशिश करता है कि अपनी वॉइस रेज करे, कंप्लेन करने की कोशिश करता है अनवांटेड बिहेवियर की, या कोई ऐसा कंडक्ट जो उसको हैरेसिंग लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ उसको अजीब सी अंदर से फीलिंग आने लग जाती है, वो डरता है ऑफिस में आने से, वो जाना नहीं चाहता है ऑफिस, ऐसे कुछ बिहेवियर शो करेगा। इस तरह के जो कंडक्ट्स अगर हमें दिख रहे हैं जहाँ पे वो कंप्लेन करने की भी कोशिश करता है, सीनियर से कुछ कुछ बोलने की कोशिश करता है कि भाई ये वाले ने मेरे साथ ऐसा बोला है, मुझे ऐसा बोला है, मुझे ठीक नहीं लगा, इस तरह की बात की, उसको दबाना नहीं चाहिए। तो अगर वैसे कंसर्न्स वो पर्सन वर्क प्लेस में मेंशन कर रहा है तो वो भी एक फैक्टर है जिससे हमें पता लग जाता है कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो रहा है। नाउ थर्ड इज बिहेवियर और कंडक्ट, ऐसा बिहेवियर और कंडक्ट जो पर्सन के किसी पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ देता है। जैसे मैंने बताया, ऑफिस नहीं आना चाहता, उसकी वर्क परफॉर्मेंस रिड्यूस होने लगती है उस एम्प्लॉय की, एंड उसके वर्क एफिशिएंसी पे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तरह तरह से, क्योंकि एब्सेंटिज्म ज़्यादा होने लगती है, वो बहाने लगाने लगता है वर्क प्लेस पे आने के लिए, तरह तरह के बिहेवियर शो करने लग जाता है, एक्सक्यूजेस होते हैं उसके पास अजीब से। हमें एंड देन वो किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने से हिचकिचाता है। उसको अगर मान लो किसी लोकेशन में लोग बैठते हैं जो उसको हैरेस करते हैं तो उस जगह पे नहीं जाना चाहता है, वो एक्सक्यूज़ बनाता है, या कोई पर्टिकुलर टीम है जिससे उसको परेशानी होती है तो वो उस टीम में वर्क नहीं करना चाहता। तो ऐसे ये सिग्नल्स होते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, जिसको मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस हैरेसमेंट। अब ये जो टारगेट है जिसपे हम देखते हैं कि हैरेसमेंट हुआ है, मतलब वो एम्प्लॉय, उस पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारे तरीके से उसके ऊपर हैरेसमेंट हो सकता है, एज के बेसिस पे, रिलीजन, जेंडर, बिलीफ, कल्चर, है ना, और दूसरे एरियाज भी हो सकते हैं। तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट को हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है वर्क प्लेस बुलिंग, दूसरा है वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, एंड तीसरा है सेक्सुअल हैरेसमेंट। वर्क प्लेस बुलिंग, वर्क प्लेस बुलिंग में हम देखते हैं ये वो एक्ट है जो बिहेवियर होगा बॉस का, सुपरवाइजर का या पीयर्स का वर्क प्लेस में, जो एक तरह का हार्मफुल बिहेवियर होगा अपने सबॉर्डिनेट या कोलीग्स के साथ। वो इस तरह का बिहेवियर होगा जो सामने वाला उसमें ह्यूमिलिएट फील करेगा। बुलिंग बिहेवियर में बेसिकली किसी को एम्बैरस या डिसऑनर करने की कोशिश की जाती है। किसी को, मतलब कि ऑफिस स्पेस में, वर्क स्पेस में कोई भी हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, और स्पेसिफिकली जो बुली करते हैं वो या तो उसके इक्विवेलेंट होते हैं या उसके सुपीरियर होते हैं। कभी आप ये नहीं
देखेंगे किसी जूनियर ने किया है। जूनियर बहुत रेयर केसेस में होता है, जब जो सीनियर और जूनियर के बीच में अगर बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है या वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तब उन सिनेरियोज में आपको शायद देखने को मिल जाए, शायद। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब हम वर्क प्लेस बुलिंग की बात करते हैं, तो या तो जो सेम लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनके बीच में दिखाई देता है, या सीनियर्स करते हैं ये काम। सो उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, किसी तरह से उसको डिसऑनर करने की कोशिश करेंगे, कुछ रिपीटेड बिहेवियर होगा वो, और हेल्थ हार्मिंग होगी, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, मिस ट्रीटमेंट होगा, वो वर्बल अब्यूज़ हो सकता है, किसी तरह का डराना धमकाना हो सकता है, ऐसा बिहेवियर जिससे वो डर जाए सामने वाला, या हाथापाई भी हो सकती है इसमें, ये वो चीज़ें भी शामिल है। सो इस तरह के बिहेवियर होते हैं, और उसकी वजह से उसकी जो वर्क पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगता है, और हो सकता है बहुत सारे बिहेवियर का कॉम्बिनेशन भी लगाया जा रहा हो। बुलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगे, मतलब अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये बुलिंग है, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। रिपीटिशन, यानी बार बार वही चीज़ हुई होगी। ड्यूरेशन, एंडियरिंग, मतलब कि लंबे टाइम तक चलता ही रहेगा, उसकी कोई एंड नहीं होगी, करता ही रहेगा वो इंसान। देन एक्सकेलेशन, यानी उसका जो पावर है वो बढ़ती जाएगी, पहले धीमे से किया, फिर थोड़ा सा और तेज कर दिया इंसल्ट, तो फिर उसके बाद और ज़्यादा कर दिया, लेकिन वो फोकस्ड होगा कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर बार बार हो रहा है। देन पावर डिस्पैरिटी, यानी कि टारगेट में वो पावर नहीं होगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने आप को बचा सके जब उसके साथ बुलिंग हो रही है। देन एट्रीब्यूटेड इंटेंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के बार बार बोला जाएगा। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हैं तो वो बुलिंग है। सो यही कैरेक्टरिस्टिक्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जॉब स्ट्रेस या वर्क प्लेस बुलिंग है या नहीं है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और कैरेक्टरिस्टिक है तो हो सकता है हम उसको कहीं और कैटेगरी में डालें। नाउ टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस बुलिंग क्या क्या होती है, इसमें इन्होंने 5 टाइप्स बताया है। नंबर 1 इज पेयर बुलिंग। पेयर बुलिंग में 2 लोग ही होंगे, एक एक्टिव बंदा होगा मतलब जो बुली करता है, और दूसरा पैसिव बंदा होगा जिसके ऊपर बुलिंग हो रही है। तो जो एक्टिव बंदा होगा वो वर्बल टेक्निक्स यूज करेगा बुली करने की टारगेट पर्सन को, और जो दूसरा बंदा होगा वो साइलेंट रहेगा क्योंकि वो पैसिव है, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और सहता रहेगा। नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल बुलिंग। सीक्वेंशियल बुलिंग होती है जब वो एक जैसे सीरियल किलर होते हैं ना, एक के बाद एक मर्डर करते जाते हैं और सेम स्टाइल में करते हैं। ये बंदा अलग अलग एम्प्लॉय को पकड़ेगा या ये बंदी अलग अलग एम्प्लॉयज को पकड़ेगी और सेम तरह का बिहेवियर उन सबके साथ करेगी, एक के बाद एक के बाद एक। सो ये सीक्वेंशियल बुलिंग होती है। नाउ ग्रुप बुलिंग। ग्रुप बुलिंग में ये जो एक पूरा ग्रुप होगा वो फॉर्मल ग्रुप भी हो सकता है, इनफॉर्मल ग्रुप भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये पूरा ग्रुप ही एज अ गैंग काम करेगा और ये मिसट्रीटमेंट एंड बुलिंग करेगा एम्प्लॉयज के साथ, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा और उनको वो अपने आप को पावरफुल समझेंगे क्योंकि उन्होंने एक गैंग बना लिया है। नेक्स्ट इज प्रेशराइजिंग और कोअर्सिव बुलिंग। सो ये बॉस और सुपरवाइजर्स के केस में देखा गया है, जब बॉसेस या सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो फोर्स करते हैं सबऑर्डिनेट्स को कि काम करो और जितना टाइम है उससे ज़्यादा काम करके दो, और शेड्यूल जितना है उससे ज़्यादा पहले बुलाएंगे कि तुम 9 बजे का टाइम है तो तुम 8 बजे आओ और ये पूरा काम करो, है ना। फिर रात शाम को अगर 5 बजे ऑफिस खत्म हो रहा है तो उसको बोलेगा नहीं तुम 8 बजे तक रुको और ये पूरा काम करके दो। सो ये भी एक तरह का अगेंस्ट लॉ है जाना, और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज नहीं है तो भी उससे काम करवा रहे हैं। आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप वो सॉफ्टवेयर पकड़ा रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करो, वो नहीं है तो क्या हुआ इस पे काम करके दो, और वो फंक्शनल नहीं है। सो इस तरह ऐसे रिसोर्सेज पकड़ाए जा रहे हैं जो वर्क नहीं करते लेकिन फिर भी उससे करवाया जा रहा है। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ये हम ऑफिस स्पेस की बात कर रहे हैं, वैसे साइबर बुलिंग आउट ऑफ ऑफिस भी होती है, लेकिन अगर ऑफिस, क्योंकि हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं इसलिए वर्क प्लेस से रिलेटेड दिया है। साइबर बुलिंग में क्या होता है, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस इंटेंशन से कि वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को हार्म कर सके या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को हार्म कर सके। वो कैसे कर सकते हैं, ईमेल भेजे जाएंगे बात एक के बाद एक। अगर ऑफिस आवर्स खत्म हो गए तो भी ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद ईमेल भेजा जाएगा और उन्हें बोलेंगे अर्जेंटली रिप्लाई करो, अर्जेंटली, मतलब सामने वाले की पर्सनल लाइफ भी होती है, यू कैन नॉट डू दैट। सो अगर साइबर बुलिंग इसको कहते हैं कि उसको जबरदस्ती शॉर्ट नोटिस दे रहे हैं। शॉर्ट नोटिस का मतलब यही होता है कि अभी अभी करके दो, इमीडिएटली करके दो काम। सो वो सामने वाला पर्सन भी परेशान हो जाता है, भाई क्या करें, जंक मेल्स, इस तरह की चीजें होंगी साइबर बुलिंग में। नाउ एक्ट और बिहेवियर्स इन्वॉल्व इन
बुलिंग। अब हम ये देखेंगे वो कौन से बिहेवियर्स और एक्ट्स हैं जो बुलिंग में आते हैं। पहला, थ्रेट टू प्रोफेशनल स्टेटस। इसमें वर्क प्लेस पे जो पर्सन का एफर्ट या वर्क है ना, उसको ह्यूमिलिएट किया जाएगा कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तुम ढंग से एफर्ट नहीं करते हो, और बार बार उसको रिपीटेडली उसके लिए ब्लेम किया जाएगा कि तुम कम्पिटेंट नहीं हो, तुम कहाँ से इस टीम में आ गए, कहाँ से पढ़ाई करके आए हो, इस तरह की बातें की जाएंगी उससे। तो एक टारगेट, और ये बार बार होगा, रिपीटेड होगा, जैसे मैंने बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होना चाहिए और ये बढ़ता जाएगा। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ बार बार हो रही है, सो ये इसमें आएगा। तो ये थ्रेट टू प्रोफेशनल स्टेटस हो गया। सेकंड, थ्रेट टू पर्सनल स्टैंडिंग, यानी कि पर्सनली किसी टारगेटेड एम्प्लॉय को हार्म करना, उसको कुछ ऐसा बोलना जो जैसे मजाक उड़ा देना, उसके ऊपर जोक करना कि पूरी टीम के सामने जोक कर देना उसके ऊपर, उसको टीज करना, इंसल्ट करना जानबूझ के टारगेट बना के, सो इनडायरेक्टली हिंट देके उसके बारे में बोलना। थर्ड तरह का जो बुलिंग होता है वो होता है सेक्लूजन। सेक्लूजन मतलब उसको आइसोलेट कर देना। एक सारे एम्प्लॉयज जो है वो अपना ग्रुप में काम कर रहे हैं और उसको हार्म करने के लिए उस एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसको अलग कर दिया। कोई उसे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही है, उसको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही हैं प्रोजेक्ट में, उसको साइड में रखा जा रहा है हर बार। कई बारी ये चीजें हो रही हैं। सो ये भी वर्क प्लेस बुलिंग के अंदर आता है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस में कैसे भी हो सकता है, यानी कि कोई कंडक्ट के फॉर्म में हो सकता है, किसी बिहेवियर से हो सकता है, कुछ वर्बल कमेंट्री से हो सकता है, कोई एक्शन से हो सकता है, किसी डिसीजन से हो सकता है, और ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ होता है या किसी इंडिविजुअल के साथ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, किस रेस या कल्चर से बिलोंग करता है, किसी रिलीजन या नेशनल ओरिजिन, डिसेबिलिटी, वेटरन, या कोई प्रोटेक्टेड अगर ग्रुप है जो एज पर लॉ प्रोटेक्टेड है, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। तो ये अनफेयर ट्रीटमेंट, अनफेवरेबल ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। इसमें जो एम्प्लॉई होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको इंटेंशनली अटैक किया जा रहा है बिकॉज ऑफ ये फैक्टर्स। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन ही है? सो जो एम्प्लॉयर या कोवर्कर्स होते हैं उनको हम सू भी कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं लीगल थ्योरीज के अकॉर्डिंगली। अगर कोवर्कर या एम्प्लॉयर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन में होता है तो हम उसको सू भी कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं, कुछ जो लॉज हमारे को मिले हुए हैं। तो nolo.com एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से निकाल के कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप इस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो, या और लॉ की कोई बुक्स है तो आप उससे भी पढ़ के देख सकते हो। वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन में इंटेंशनल और निग्लिजेंट इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, यानी उसको इस तरह से अटैक किया जा रहा है कि वो इमोशनली डिस्ट्रेस्ड फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है। बैटरी मतलब कुछ अनएथिकल वे में टच करना, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट करना, उसको बैटरी कहते हैं। या इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी हो रहा है, डिफेमेशन हो रहा है, उसका इंटरफेरेंस हो रहा है उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, फिर रॉन्गफुल टर्मिनेशन हो रहा है, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टिम की बन जाती है कि वो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खुद रिजॉल्व करे, और जो वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर से भी बात कर सकता है, जो भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उससे डायरेक्टली बात कर सकता है, या कंप्लेन भी फाइल कर सकता है। राइट टू वर्क करके है उसके अंडर, उसके ग्राउंड्स पे। इफेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन दी वर्क प्लेस क्या क्या हैं? बहुत सारे एडवर्स आउटकम्स आ सकते हैं जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का भी रेपुटेशन खराब होता है, उसके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क है, जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, जो ग्रुप्स है या टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ भी इस ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए। तीसरा, एम्प्लॉय कमिटमेंट रिड्यूस हो जाती है और टर्नओवर्स बढ़ जाते हैं। टर्नओवर्स मतलब जॉब छोड़ के जाने लगते हैं लोग। फिर जो कैटेगरीज होती है, जो स्ट्रेटा या ग्रुप होता है जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये हॉस्टाइल हो जाते हैं नेचर में। हॉस्टाइल मतलब कि कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कुछ भी अच्छा करके नहीं देते, उन्हें कुछ भी बोलते रहो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे उनसे कुछ बोला ही नहीं गया है, इस तरह के हो जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें
हैं जो वर्क प्लेस में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें होने लगी हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस, ये किसी भी तरह का थ्रेट, प्रेशर हो सकता है, बुलिंग हो सकती है, या किसी और तरह का बिहेवियर हो सकता है जो विक्टिम एक सिंगल एम्प्लॉय या फिर बहुत सारे एम्प्लॉय जो सेम जेंडर से बिलोंग करते हैं उनके साथ हो रहा हो। सो ये एक तरह का ये भी हो सकता है कि भाई तुम्हें प्रमोशन देंगे, तुम हमें सेक्सुअल फेवर कर दो, इस तरह का भी एक्सचेंज हो सकता है कि रिवार्ड इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल फेवर, इस तरह की चीज़ें भी होती है। कई एम्प्लॉयज़ को फोर्स किया जाता है कि तुम हमें इस तरह का एक्ट करो तो हम तुम्हारे को प्रमोशन दे देंगे या ज़्यादा सैलरी पे रखेंगे, लाइक दैट। एंड देन कुछ ऐसे जेस्चर्स या बिहेवियर शो करना जो अनवेलकमिंग है, या सेक्सुअल रिमार्क्स देना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ये भी इसी में आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। या फिजिकल कांटेक्ट करना या कुछ एडवांसेस करने की, अननेचुरली टच करना, जानबूझ के उनके करीब आना, कुछ ऐसे, या पोर्नोग्राफी दिखाना, या कुछ और फेवर्स मांगना, सेक्सुअल फेवर्स मांगना, इस तरह के जो एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ अगर हो रहा है तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगा। ये फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल कंडक्ट भी हो सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट को बोला गया है कि ये जो राइट ऑफ ए वुमेन टू जेंडर इक्वालिटी है, इस फंडामेंटल राइट के अंदर इन्वेजन माना गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट को। यानी हम ये चाहते हैं कि जो वुमेन है वो उसको इक्वल राइट हो काम का भी, है ना, जेंडर इक्वालिटी के अंदर, तो वो इक्वली जाके काम करे ऑफिस में। लेकिन अगर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा तो वो नहीं कर पाएगी। यानी कि ये जो उसका राइट है जेंडर इक्वालिटी वाला, इसको तो खराब कर दिया ना सेक्सुअल हैरेसमेंट ने। सो ये आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और एक और जो आर्टिकल है वो है 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी है, जिसमें इंसान इज्जत से रह सकता है, इज्जत से जी सकता है। सो अगर राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी आर्टिकल 21 को भी ये इन्वेड करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो इन दोनों आर्टिकल्स के अंडर किसी को भी पनिशमेंट हो सकती है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे क्या पनिशमेंट्स है, लेकिन अभी फिलहाल हम ये समझेंगे कि क्या क्या लॉज है जिसको कोई भी वुमेन जो ये नोटिस कर रही है कि वर्क प्लेस पे उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, वो इन आर्टिकल्स को पढ़ सकती है अच्छे से और केस सू कर सकती है पर्सन को। सो कोई स्पेसिफिक लॉ अगर हम बोले कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इन, तो वर्क प्लेस है क्या इंडिया में, तो ऐसा पर्टिकुलर नाम से नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्ट्स और आईपीसीज हैं जिसके अंडर हम केस डाल सकते हैं। तो प्रोविजंस क्या है लेजिस्लेशन में कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर वर्क प्लेस में हो रही है तो एक सेक्शन 354 है आईपीसी का, जिसमें असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, इस तरह से है, उसमें ये इस तरह से स्टेट किया हुआ है कि अगर उसकी मोडेस्टी को कोई भी खराब करने की कोशिश करता है असॉल्ट से या क्रिमिनल फोर्स से, तो वो आईपीसी सेक्शन 354 में दर्ज होगा। फिर आईपीसी सेक्शन 509 है एक, जो ये कहता है कि वर्ड्स, जेस्चर और एक्ट अगर वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए किया जाता है तो वो इसके अंडर आएगा। ये 3-4 है आईपीसी के एक्ट्स एंड आर्टिकल्स जो हम लगा सकते हैं। नाउ स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट। वर्क प्लेस पे अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, अब उसके बारे में इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है। कभी भी किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है या स्टार्ट हुआ है, उसको उसी वक्त स्टॉप करना ज़रूरी होता है, ना कि आप उसको होने दें, पहले इंसिडेंट होने दें और उसके बाद आप उसको रिपोर्ट करें। बेटर आइडिया इज उसको होने ही ना दें। तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं? सो ये कुछ कंपनीज कर सकती हैं अपने वर्क प्लेस पे। जैसे जो मैनेजमेंट है वो कुछ नोटिस लगा सकती हैं, आर्टिकल्स पब्लिश कर सकती हैं, कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर सकती हैं जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रोहिबिट किया गया है, ऐसे वाले। देन प्राइवेट एम्प्लॉयर्स जो हैं वो भी इसमें स्टेप ले सकते हैं, जब वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स अगर दे दे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 के तहत कि भाई ये चीज़ें प्रोहिबिटेड है। देन वर्क एनवायरनमेंट एज वेल एज वर्क कंडीशंस जो हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट ना हो
जहाँ पे भी लेडीज़ काम कर रही हैं वर्क प्लेस में, जो उनको ये महसूस कराता है कि वो सेफ नहीं है या उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। कोई भी एम्प्लॉय वुमेन, उसको उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए ये बिलीव करने के लिए कि वो डिसएडवांटेज नहीं है, उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि ऑल बिकॉज ऑफ हर जेंडर। देन ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी होंगी, नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने पड़ेंगे अगर किसी तरह का मिसकंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए मिलता है। एंड देन इसमें लास्ट पॉइंट दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कमिटीज भी बनानी पड़ेंगी सो दैट अगर विक्टिम है, ऐसा एम्प्लॉय है जिसने कंप्लेंट की है और वो आगे कुछ एक्शन करवाना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो कमिटीज इसको देखेंगी क्या हुआ है और उससे डील करने के लिए हैरेसमेंट, स्पेसिफिकली जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगी और उसके ऊपर एक्शन लेंगी जिसने भी कंडक्ट किया है। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज लॉज अगेंस्ट वर्कप्लेस वायलेंस एंड हैरेसमेंट। ऐसे कौन से लॉज हैं जो एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरह के वायलेंस, हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन से। तो ये कौन कौन से लॉज है? नंबर 1, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन एक्ट ऑफ 1951। ये क्या कहता है? ये जो एक्ट है ये रीइंबर्समेंट की बात करता है। जब कहीं वर्क प्लेस में कुछ वायलेंस हो गई, उसमें उसको कुछ इंजरी हो गई एम्प्लॉय को, तो वो मेडिकल कॉस्ट जो आ रही है, जो उसने छुट्टी ली है, उसका जो सैलरी है वो उसको पूरा मिलना चाहिए। और ऐसे इंसिडेंट्स में वो क्या कर सकता है? वो क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकता है एम्प्लॉयर के पास, और एम्प्लॉयर जो है उसको ऑब्लिगेशन मतलब है उसको करना ही पड़ेगा, कंपल्शन है कि उसको करना पड़ेगा कि वो जो क्लेम फॉर्म है वो इंश्योरर को दे और कंसिडरेशन के लिए कि उसको कंपेंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो ये इसके लिए बना है। फिर कुछ सेक्शंस है आईपीसी के जो डिक्लेयर किए गए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए वर्क प्लेस में। अगेन ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। हाउएवर अगर आप ऐसे ढूंढेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कोई लॉ है, तो कोई ऐसा लॉ नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ आईपीसीज लगाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, जो रेगुलेट करता है, रूल्स और गाइडलाइंस देता है इसके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के। जैसे कि सेक्शन 294 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, उनको पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है अगर, और कितना टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए। फाइन भी लग सकता है या दोनों लग सकते हैं, फाइन और 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट ये हो सकते हैं अगर वो पर्सन क्या करता है, कोई भी ऑब्सीन एक्ट करता है पब्लिक प्लेस में। जैसे आपने देखा है आजकल न्यूज़ में भी आया था कि पब्लिक प्लेस में कुछ ऐसी हरकत कर दी किसी ने, है ना, और लड़की ने रिकॉर्ड कर लिया, तो ये सेक्शन 294 के अगेंस्ट 3 महीने की जेल हो सकती है, फाइन भी लग सकता है और दोनों हो सकता है। या गाना गाता, रिसाइट करता है या ऐसे कुछ वर्ड बोलता है जो ऑब्सीन सॉन्ग्स है या बैलाड्स है या वर्ड्स है कहीं पे भी पब्लिक में या पब्लिक प्लेसेस के आसपास, सो ये उसमें जाता है। फिर सेक्शन 354 है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 years की, या फाइन लग सकता है, या दोनों, फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकती है अगर उसको असॉल्ट करते देखा गया या क्रिमिनल फोर्स लगाते देखा गया किसी लेडी के ऊपर, और उसका मेन जो इंटेंशन क्या है, उसकी मोडेस्टी को हर्ट करना, उसको बेइज्जत करना, उसको इंसल्ट करना, है ना, किसी तरह से उसकी मोडेस्टी हार्म होती है। तो सेक्शन 509 है जो क्या कहता है, जो भी इंसल्ट करने की कोशिश करता है वुमेन की मोडेस्टी को, या कुछ ऐसे वर्ड बोल देता है, या कुछ ऐसे जेस्चर्स या साउंड प्रोड्यूस करता है, या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट्स को शो करता है, या फिर कुछ ऐसी साउंड्स और वर्ड्स वो सुनती है, इस इंटेंशन से उसको सुनाया जाता है, या ऐसे कोई जेस्चर्स वो देख लेती है जो उसकी प्राइवेसी में इंट्रूड करता है, वो भी पनिशेबल है। वो कितना पनिशेबल है? उसमें 1 साल की जेल हो सकती है, या फाइन लग सकता है, या दोनों हो सकता है। नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो आता है इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1987। इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल हैरेस करता है किसी बुक से, फोटोग्राफ से, पेंटिंग, फिल्म, पैम्फलेट, पैकेजेस,
इन सारी चीज़ों से। और वो जो इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मतलब कि वो उसने बोला कि भाई इस बंदे ने मुझे ये चीज़ें भेजी है, उसने अगर ऐसा बोल दिया तो मिनिमम ऑफ 2 years का जेल हो सकता है। सेक्शन 7 जिस जो ऑफेंसेस बाय कंपनीज है वो फर्दर ये बोलती है कि अगर कंपनीज जहाँ पे ये इंटेंडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, सेक्शन 7 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, यानी फर्दर इसमें ये बता रहे हैं कि अगर कंपनीज जहाँ पे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मतलब कि पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है या प्रीमिसेस के अंदर, कंपनी के अंदर, या किसी तरह का ऑफेंस इसी एक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, सो मिनिमम 2 साल की सजा हो सकती है। मतलब वर्क प्लेस में कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कुछ डिस्प्ले नहीं होना चाहिए इस तरह का। नेक्स्ट इज फेडरल लॉ अगेंस्ट एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ADEAs। ये बैन करता है कि किसी को भी एज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। ये स्टेटमेंट्स या स्पेसिफिकेशन जो जॉब नोटिस में मेंशन कर देते हैं ना, हमें इसी एज के लोग चाहिए हैं, वो गलत है, वो भी अगेंस्ट लॉ है। अगर कोई भी बोलता है कि भाई हमें तो अपने PA की पोजीशन में इस एज की लड़की चाहिए, वो गलत है। ये लिमिट करता है कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, एज प्रेफरेंस नहीं लगा सकता, एज लिमिटेशन मेंशन नहीं कर सकता, अनलेस उस पर्टिकुलर कोई रेयर सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे फिल्म्स हो गई, मूवीज हो गई, उसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर एज का होना होता है, तो उसमें तो चलेगा। लेकिन कहीं और पे अगर आपने देखा कि वो एक एज स्पेसिफिक जॉब नहीं है, लेकिन आप फिर भी एज डाल रहे हो, तो फिर ये एक तरह का केस हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे बताया बोनाफाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन, ये इसमें इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि एन एज लिमिट में ओनली बी स्पेसिफाइड इन द रेयर सर्कमस्टेंस वेयर एज हैज बीन प्रूवन टू बी बोनाफाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन। तो वहाँ पे BFOQ लिखा होगा उस एड में, जरूरी नहीं है लेकिन लिखते हैं लोग, जहाँ पे उनको एक पर्टिकुलर एज का ही बंदा चाहिए। और इससे ये प्रोहिबिट भी करता है कि किसी ओल्डर एम्प्लॉय को जॉब इसीलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसकी एज फैक्टर है, जबकि वो उस पर्टिकुलर जॉब को कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। सो ये उसके लिए बना है। देन लास्ट जो यहाँ पे लॉ दिया है वो है फेडरल लॉ थ्रू इक्वल पे एक्ट, यानी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन पेमेंट में नहीं होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द एज कि भाई या सेक्स, इस तरह से। और लास्ट लॉ जो है वो है फेडरल लॉ थ्रू इक्वल पे एक्ट, यानी कि इसमें बोला गया है कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पेमेंट पे, यानी अगर दोनों जेंडर्स सेम काम कर रहे हैं, सेम स्किल का, सेम एफर्ट, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वुमेन एंड मैन देख के उनके वेजेस को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों को सेम पेमेंट करना पड़ेगा, सेम बेनिफिट देने पड़ेंगे। ये एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो उनको सिमिलर कंडीशन पे ही काम देना होगा। ये नहीं कि एक को बहुत अच्छी कंडीशंस देती काम की और दूसरे को खराब दे दी, और बिकॉज उनके जेंडर अलग अलग है और लेकिन काम दोनों से सेम लिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक लॉ है जो इक्वल पे एक्ट बोला गया है। सो इक्वल पे एक्ट में सब कुछ इक्वल ही देना पड़ेगा दोनों जेंडर्स को। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 3 ऑफ पार्ट 2 ब्लॉक 3 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। ये ओवरव्यू है, एक बार सेल्फ रीडिंग जरूर कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विथ रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। डू लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।